ठीक है भाई, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एज अ व्हिच इज दो पार्ट में डिवाइडेड है पूरा यूनिट। एक लिमिट्स का पोर्शन और एक डेरिवेटिव का पोर्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि अगले साल यूज हो जाएगा जब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, which is going to be कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगले साल का पहला कैलकुलस का पोर्शन यहीं से शुरू होता है, हम लोग इसको ही डील करेंगे। तो टॉकिंग अबाउट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में लिमिट्स की बात करेंगे। डेरिवेटिव इस साल जो पूरा है वो लिमिट थ्योरी पे बेस्ड है। अगले साल हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं, अगले साल हम लोग लिमिट अप्लाई नहीं करते, कंटिन्यूटी में थोड़ा बहुत जरूर यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो भाई जब लिमिट की बात आती है एज अ वर्ड सजेस्ट, किसी चीज़ को लिमिट करना, किसी चीज़ की हद डिसाइड कर देना कि भाई यहीं तक ये चीज़ एप्लीकेबल है, इसके बियॉन्ड नहीं। सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार आई हैव अ सेट ऑफ let's say natural numbers which are less than 10, then set किसका बनेगा? 1 to 9, less than 10 बोला तो 1 से लेकर 9 तक, 0 इंक्लूडिंग ऑब्वियसली। तो एक लिमिट बता दी मैंने कि भाई 1 से नीचे नहीं आता, 9 से ऊपर नहीं आएगा, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं चीजें डिफाइन होने वाली है। तो कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन लेट्स से fx is a certain function। अब ये जो x वैल्यू है, ये x वैल्यू because it's a variable, so it can take different things 1 2 3 4 depending कि function किस तरह से define होता है। Let's say the function is x square, fx is equal to x square, x can have different values 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। Let me say I put a value which is equal to 0.1, तो आंसर कितना आएगा फंक्शन का? 0.01 स्क्वायर हो जाएगा उसका। Similarly if I put a value of minus of 0.01, minus of 0.1, तो आंसर कितना आएगा? Still 0.01, पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट 0.01 is almost equal to 0 only, बहुत नेग्लिजिबल है, छोटी सी वैल्यू। मतलब अगर आप अलग अलग वैल्यूज को पुट करते हो x की which are very close to 0, then the entire answer will go towards 0 only। वैल्यू 0 से ऊपर नीचे हो सकती है, बट इसको ऑलमोस्ट गोना बी 0। जैसे अगर मैंने और बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करना है, थोड़ा आजू बाजू देखना है, ऐसा नहीं कि 0 बोला है तो आपने 1 पॉइंट समथिंग मान दिया, ऐसा नहीं करना। 0.3 पुट कर, 0.9 आंसर आएगा, which is very close to 1 now, क्योंकि 0.3 is actually very different from 0 now। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो वैल्यू है वेरिएबल की वो किस दिशा में जा रही है। जैसे अगर मैं नंबर लाइन डिफाइन करता हूँ और अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1, देन 1 के लेफ्ट में या 1 के राइट में आप कौन सी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो which are almost going to be equal to 1 itself। then if I say 1.01 for example, 1.01 अगर मैं लेता हूँ उसका स्क्वायर करता हूँ तो आंसर ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा आंसर, which is going to be almost equal to 1, क्योंकि नेग्लिजिबली ऊपर है, राइट। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ही आएगा। मतलब अलग अलग वैल्यूज के ऊपर आपकी जो लिमिट्स है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन होती है। अगर मैं जनरल एस्पेक्ट लिखता हूँ उसका जनरल एस्पेक्ट अपन कैसे लिखने वाले, दैट देयर इज अ सर्टेन फंक्शन fx और इट हैज बीन लिमिटेड फ्रॉम x टेंडिंग टू 0। arrow means tending to, and now what is meant by this particular statement? इसका मतलब ये हुआ है कि भाई हमने जो वैल्यूज अज्यूम की है उसमें जो x की वैल्यूज है उनके कारण जो आंसर आ रहा है that is almost approaching 0 from either side, whether it is the right hand side or the left hand side of that given function। अगर मैं x tending to 1 बोलता हूँ तो 1 का राइट हैंड साइड और 1 का लेफ्ट हैंड साइड, उनके कारण मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, जैसे f = x स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू है, राइट। अगर वो दोनों वैल्यूज मेरी लिमिट की वैल्यूज को ही अप्रोच कर रही है दोनों साइड से, तो मैं बोलता हूं कि ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट डिफाइन हो रही है। अगर नहीं हो रहा है इक्वल तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन की लिमिट डिफाइन नहीं हो रही है। अब इसका मतलब क्या अपन समझने की कोशिश करेंगे, बट अगर मैं बात करता हूं किसी भी एक वैल्यू के राइट साइड में जाने की, जैसे अगर मैंने x is tending to 0 बोला है तो I'm gonna write 0 plus या तो 0 minus, 0 plus is gonna be right value, 0 minus is gonna be left value। ये अपनी राइट वैल्यू हो गई, ये अपनी लेफ्ट वैल्यू है, राइट। तो हम निकाल सकते हैं RHL या हम निकाल सकते हैं LHL, राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। तो भाई कैसे लिखूंगा मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट ऑफ 0 plus for fx, मतलब I'm gonna take
ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसको हमने जस्ट ग्रेटर देन 0, जस्ट ग्रेटर देन, या इसके अलावा मैं LHS निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस फॉर द सेम फंक्शन, दैट मींस मैं 0 से छोटी वैल्यू लूंगा बट उसके जस्ट छोटे, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट RHL इज इक्वल टू LHL, RHL और LHL इक्वल आ गए फॉर एग्जांपल, देन आई से दैट द लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. अब ये जो लिमिट का जो कांसेप्ट है ये कैसे आता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन ले लूं fx इक्वल टू mod x, मॉड्यूलस फंक्शन है, इसको अपन रिलेशनशिप फंक्शन में पढ़ेंगे. fx इक्वल टू mod x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे आता है. ये होता है ग्राफ fx इक्वल टू mod x. क्या सिंपल सा असम्पशन है, अगर आप x इक्वल टू 1 ले लोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, राइट. पर अगर आप x इक्वल टू -1 लोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि mod फंक्शन है. मतलब 1 के ऊपर भी जो आंसर आता है वो 1 आता है, -1 के ऊपर भी जो आंसर आता है वो 1 आता है. मतलब कभी नीचे जाएगा ही नहीं तो नेगेटिव डायरेक्शन. y की जो भी आंसर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव ही आ सकते हैं. x की आप कोई भी वैल्यू ले लो, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, राइट. मतलब दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड इन दिस एरिया. यहां पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है, और फंक्शन से ऊपर ही डिफाइन हो रहा है पूरा का पूरा. डिफाइन होने का मतलब है क्या, तो ये वैल्यू कोई पुट करो, बट जो डिपेंडिंग वेरिएबल है दैट विल ओनली हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, उसकी कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, राइट. अब जैसे अगर मैं एक ऐसा कर्व बनाता हूं, एक पॉलिनोमियल कर्व, अब इट कैन बी क्यूबिक, यूजुअली क्यूबिक्स जो साइन फंक्शन में बात करते हैं, याद नहीं आता, क्यूबिक फंक्शन बताया था, हमेशा वेव बनती है बेसिकली, राइट. अब अगर मैं एक ऐसी वैल्यू ले लूं यहां पे सपोज, जिसके ऊपर यहां पे आंसर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सपोज आपको आंसर, सपोज मैंने कोई वैसी वैल्यू ले ली, तो क्या यहाँ पे ये जो वेव है ये इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली चल सकती है क्या, नहीं चल सकती. देयर हैज टू बी अ ब्रेक, क्योंकि भाई यहाँ पे वैल्यू डिफाइन हो रही है, यहाँ पे वैल्यू डिफाइन हो रही है, बट यहाँ पे नहीं हो रही है. देन दिस बिकम्स अ नॉन कंटीन्यूअस कर्व. कंटिन्यूटी नहीं है उसके अंदर. कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, डोमेन के अंदर से कोई भी वैल्यू उठा लो, को डोमेन के अंदर उसका एक आंसर आना चाहिए. आप रिलेशंस पढ़ा है इस ग्रुप में नहीं. ओके, डोमेन इज बेसिकली जो वैल्यू पुट करता है, को डोमेन इज द आंसर, पॉसिबल आंसर उसका. जैसे fx बोल रहा है तो x की वैल्यू पुट करूंगा, उसके कारण कुछ आंसर्स आएंगे मेरे पास वहां पे, राइट. तो अगर मैं डोमेन में से कोई भी वैल्यू उठा लूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई भी वैल्यू उठा लूं, डिपेंडेंट के कुछ आंसर्स आएंगे. सपोज मैंने एक सेट है मेरे पास, एक डोमेन है मेरे पास, उसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाई जिसके ऊपर आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सब जैसे आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है, so fx equal to x square upon x minus 2, ऐसा ले लिया मैंने. आपके हिसाब से फंक्शन कहाँ है जिसके, where do you think that the function will not exist? x equal to 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, उसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, right. If it is a rational function, denominator cannot be equal to 0. px upon qx और qx is not equal to 0, ये डेफिनेशन होती है ना. मतलब x equal to 2 के ऊपर ये जो कर्व है वो नॉन कंटीन्यूअस रहता है, उसके अलावा हर जगह कंटीन्यूटी आ रही है उसकी. मतलब वहां पे एक लिमिट डिफाइन हो गई आपके पास, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता. इसके ऊपर आप कर लो, इसके नीचे आप कर लो, यहाँ पे नहीं आ रही. मतलब ये बेसिकली अबे अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ नॉट, इसमें अलग-अलग फंक्शन, ये समझ में आया नहीं है आपको. अरे भाई x - 2 में x equal to पुट कर तो कितना है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है ना. डिनोमिनेटर 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट अलाउड है. मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो इस वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आंसर मिलेगा आपको कुछ ना कुछ. भाई आंसर मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो, आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो कुछ ना कुछ, और उससे किसके आंसर मिल रहे हैं आपको, y एक्सिस का आंसर मिलता है ना, कोऑर्डिनेट मिल जाता है आपको बेसिकली वहां पे. तभी तो आप प्लॉट करोगे ना वैल्यूज को. जैसे अगर मैं x 1 पुट करता हूं, कितना आंसर आएगा, 1/-1, which is going to be -1 only. मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया 1, तो आप क्या करते हो, ग्राफ पेपर पे जाते हो, 1, प्लॉट कर लेते हो. फिर अलग-अलग ऐसे वैल्यू पुट करो, इसके कारण एक कर्व प्लॉट हो जाता है इस टाइप पे, जैसा भी कर्व होगा, बट दिस कर्व विल नॉट एग्जिस्ट एट x = 2. तो वहां पे क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी फिर आपके पास, क्योंकि वहां पे y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपके ऊपर. तो उस केस में ये वाला जो एरिया हो जाएगा 2 वाला, दैट विल नॉट बी डिफाइंड. हां, उसके लेफ्ट में वैल्यू मिल रही है, उसके राइट में वैल्यू मिल रही है, बट एक लिमिटिंग वैल्यू आ गई फिर आपके पास कि भाई ये नहीं काम करेगा. अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बस स्कूल में पढ़ा है, वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है आपको कोर्स में. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऐसे रिएजेंट बेसिकली जो एंटायर रिएक्शन की कंसंट्रेशन को डिसाइड करता है.
जब वो खत्म होगा रिएक्शन बदल जाएगा। ये स्कूल में पढ़ाता है, अमोनिया वाला एग्जांपल भी दिया हुआ है आपको लेफ्ट साइड में, सॉल्ट एग्जांपल, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट लिमिट करिए। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक लेफ्ट में भी एक वैल्यू है जहाँ पे डेफिनेशन आ रही है, राइट में भी आ रही है, और अगर वो उस पॉइंट पे भी आ रही है तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूटी मेंटेन। बट अगर डिसकंटिन्यूटी आ रही है, डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि सपोज आरएचएल और एलएचएल आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब ना तो इधर वैल्यू है ना तो इधर वैल्यू है, फिर तो उसकी तो मैं क्या बोलूंगा, चल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इन दैट केस। डिसकंटिन्यूटी आ गई तो कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर उसके आजू बाजू। फिर तो कर्व को उसके आजू बाजू एग्जिस्ट कराने के लिए क्या लगेगा, आपको एक ऐसी वैल्यू लगेगी जो वहां पे तो कंटिन्यूटी ब्रिज गैप को उसको फिल करे किसी ना किसी तरीके से। अगर वो वैल्यू उस ब्रिज को फिल नहीं कर पा रही है तो फिर भाई उसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू कभी इक्वल आएगी नहीं, फिर तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं ना, फिर तो कभी। यू हैव अ ब्रिज फॉर एग्जांपल, राइट, दो लेवल्स पे होता है ब्रिज। ब्रिज आपने देखा कभी ऐसा आड़ा खड़ा नहीं बनता, एक ही लेवल पे बनाया जाता है। तो इफ आई हैव टू गो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंड टू दिस पर्टिकुलर एंड, कुछ समान अंतर कुछ तो होना चाहिए ना बीच में उसके भाई, जो उसके लेफ्ट को भी डिफाइन करे और राइट को भी डिफाइन करे। बट वो तभी आपस में इक्वल डिफाइन होंगे जब ये एग्जिस्ट करेगा पीछे। अगर ये बीच में यही टूटा हुआ है तो फिर लेफ्ट और राइट कैसे एग्जिस्ट करेगा फिर उस चीज के? मेरे लिए तो है ही नहीं कुछ भी लेफ्ट और राइट उसके लिए। सेम कॉन्सेप्ट आपका लिमिट्स का है। अब इसको देखो निकालने के एक दो तरीके हैं। एक बच्चों वाला तरीका तो यही है कि भाई लेफ्ट में एक छोटी सी वैल्यू पकड़ो, राइट में छोटी सी वैल्यू पकड़ो और वैल्यू पुट कर दो, और फिर देखो कि क्या उसका आंसर उसी फंक्शन की उसी वैल्यू पर डिफाइन होता है कि नहीं होता। जैसे लेट्स से अगर मैंने बोल दिया fx x, ऐसा बोल दिया, और मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको टेस्ट करना था लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। x टेंडिंग टू 1 मतलब मैं किसकी बात करूंगा, 1 प्लस और 1 माइनस, RHL और LHL। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया 1.0 और यहाँ पे ले लिया 0.9, जस्ट छोटी ऊपर वैल्यू और छोटी सी नीचे वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ पे पुट होंगी दोनों, यहाँ पे 1.01 का स्क्वायर कितना है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है। 0.99 का जो स्क्वायर है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही जाता है भाई उसका आंसर। मतलब RHL और LHL ऑलमोस्ट अप्रोच कर रही है दोनों। देखो इक्वल तो नहीं हो सकते दोनों वैल्यूज यार, क्योंकि 1.01 का स्क्वायर और 0.99 का स्क्वायर अलग अलग आंसर आएंगे, बट दे विल बोथ दोनों साइड से दे विल अप्रोच 1 ओनली। समझ में आ रहा है कि यार ये वाली जो वैल्यू है वो यहां से अप्रोच करेगी, कहां पे 1 पे करेगी अप्रोच। ये वाली वैल्यू यहां से अप्रोच करेगी, ये भी कहां करेगी 1 पे अप्रोच करेगी। मतलब ये जो फंक्शन है वो एक्सटेंडिंग टू 1 पे डिफाइन हो रहा है क्योंकि दोनों वैल्यूज वहीं पे कन्वर्ज हो रही है। अगर कन्वर्जेंस ही नहीं है then in that case we can pretty much say that the limit does not exist for us in that case, right? अब इसको अपन क्वेश्चन फॉर्म में थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये लिख लो बस एक कॉन्सेप्ट इसका, कहां से लिखोगे, टेंडिंग टू 0 मत करना, एक्चुअली इनटू a कर देना उसको, कांस्टेंट वैल्यू लिख लेना और ये ले लेना बस। RHL रिलेशन पता होना चाहिए, a प्लस और a माइनस q, and for a limit to exist RHL should actually be equal to LHL, both should approach the same value। जैसे मैंने बोला स्कूल में हम लोग ऑब्वियसली ऐसे 0 प्लस या 0 मतलब RHL LHL पे ज़्यादा काम नहीं करते, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसका, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इसको। अब दो टाइप के मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लिमिट्स लगा सकते हैं।
पॉलिनोमियल फंक्शन में लग जाएगा, इट कैन रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वो देखते हैं कैसे काम करता है। अब सपोज एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देन पॉलिनोमियल फंक्शन कैन आल्सो बी रैशनल फंक्शन। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का फॉर्म आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपको वो प्लस या माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैंने एक ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से लिमिट ऑफ x n into 1, और आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x square plus x, ये फंक्शन दिया हुआ है। इज इट अ पॉलिनोमियल फंक्शन? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, बट क्वाड फंक्शन है, डिनोमिनेटर नहीं। डिनोमिनेटर नहीं है मतलब एटलीस्ट वो अपॉन 0 वाला फॉर्म तो नहीं आएगा। दैट्स द बेस्ट थिंग, राइट? क्या आपके इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि आपका एक ऐसा आंसर आ जाए जिसके कारण सब कुछ खत्म हो जाए? उसके बाद देखो रखा तो मुझे ऐसे घूर के देखा था, तो अच्छा मेरी आंटी आ रही थी, मैं उसको लेकर के नहीं तो मुझे भी बात था। हम थोड़ी और कितना हंस रहे थे, हम तीनों आए, 4 आए थे, 4 बैगों की था शायद। हाँ वो चला गया है, हमने सबकी पुरानी वाली क्लास। मोस्टली लोग ऐसे आ जाएंगे ना। वो क्या कर रही है मम्मी? केक तो मैंने आ रही है वो घर पे बैठी। ये ये बोल रहा है बहुत फ्री है ना, क्योंकि हिंदी दिया है तब क्या करें, लेकिन मैं कौन सी नहीं पढ़ती है। मुझे तो बोल फिर से, मैं ये नहीं सुनती हूँ मैं तो। हाँ, सो क्या एक ऐसा कोई आंसर आ सकता है यहाँ पे जिसके कारण ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए? नहीं पॉसिबल। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 1 प्लस कर लो, 1 माइनस कर लो, आंसर नॉट डिफाइंड नहीं जाए। तो मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी इसकी कहीं ना कहीं, 1 के आसपास ही करेगी फिर तो। देखो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। नॉट डिफाइंड मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आंसर आना चाहिए, सिंपल सी बात है आपका। अगर आंसर एक पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, डजंट मैटर, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आंसर अगर एक डिफाइंड वैल्यू है तो कंटिन्यूटी मेंटेन है। जीरो भी आएगा ऑफ कोर्स इट्स अ डिफाइंड वैल्यू, ओरिजिन है वही हमारा। जीरो भी आ सकता है, जीरो डिनोमिनेटर नहीं आ सकता, बस वही वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि अगर मैं ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूं यहां पे और अगर डिसकंटिन्यूटी नहीं है तो फिर डिलीट कर दो, कोई टेंशन नहीं। बट कई बार ऐसा होता है कि सपोज रैशनल फंक्शन जैसा कि x - 2 वाला बताया था, अब वहां पे डायरेक्टली पुट करने पे आंसर नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो फिर उसमें अंदर क्या करोगे? पहले आप पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लो पहले, हो सकता है कुछ कटपिट जाए, हो सकता है पॉलिनोमियल चेंज हो जाए, और उसके बाद आप लिमिट को अप्लाई करो, वो भी अलाउड है आपको। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको करने की जरूरत ही नहीं, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इज 2। दैट मींस अगर आप 1 प्लस करोगे और 1 माइनस करोगे, बोथ विल अप्रोच अ वैल्यू ऑफ 2। राइट हैंड साइड की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो 2 पे अप्रोच करेंगे और लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। समझ में आया नहीं? बट फॉर एग्जांपल इफ आई डू इट दिस वे, लेट्स से लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, ये कर दिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। नाउ यहां पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है फिर मेरा, राइट? याद रखो अगर मैं न्यूमरेटर में करूं तो वो भी 0 होता है, मतलब ये एक तरीके से बन रहा है 0/04। 0/04 अलाउड नहीं, एनीथिंग अपॉन 0 फॉर्म अलाउड नहीं। तो मतलब मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, यहाँ डायरेक्टली नहीं करूंगा, पहले सॉल्व कर। तो आप इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं भैया? यही कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और अपॉन के x - 2, अब ये करेंगे, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब पुट कर दो डायरेक्टली, पुट करके आंसर कितना है? 4 आ गया, 2 + 2 के फॉर्म, और लिमिट एग्जिस्ट हो गई बेसिकली यहाँ पर। तो दैट मींस कई बार फंक्शन ऐसे दिखते हैं कि अरे ये तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, बट नहीं होते। हो सकता है उनकी वैल्यू अलग तरीके से अप्रोच होगी बस। तो अगर आप 2 को अप्रोच करने जाओगे इस फंक्शन के लिए, तो आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 4 के आसपास जाएगा, मतलब जो y एक्सिस है वो 4 पे प्लॉट होगी बेसिकली। अब अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सिंपल सी चीज है, बिल्कुल डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब
उसके अंदर फिर ये सॉल्व कैसे होता है वो दिमाग लगाना पड़ता है, आपको सोचना है वो कैसे सॉल्व होगा। बेसिकली क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ एक बार, थोड़ा बेसिक ही क्वेश्चन हैं, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ऐसे कुछ अलग मेरे को दिखा नहीं बहुत। ओके लिमिट x इनटू li में लिखना है बस आप लोगों को, स्क्वायर इज 4 करें, इवैल्यूएट करना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो उसकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले हमेशा पुट करके देखना डायरेक्ट वैल्यू, अगर उसके कारण नहीं हो रहा है तो सॉल्व करना, अगर डायरेक्टली आंसर आ ही रहा है प्रॉपर तो कोई टेंशन है, जीरो भी एक लीगल आंसर है, वैलिड आंसर है। थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं जो कॉम्पिटिटर्स में यूज करते हैं, याद रखना सीबीएसई में ब्लैक लिस्टेड है मेथड को, तो स्कूल में यूज मत करना उसको, वो बस डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, अभी डेरिवेटिव आना चाहिए उसके। अगर सिर्फ जीरो न्यूमरेटर से आया तो सिर्फ न्यूमरेटर जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर कुछ आ रहा है, इसका मतलब आंसर जीरो ही है फिर, तो दैट्स अ वैलिड आंसर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जरूरी नहीं कि आंसर वैल्यू आई जीरो भी आ सकता है, बट साम दाम दंड भेद सब प्रयत्न करके देखते हैं कि जीरो ही सच में फाइनल आंसर है कि नहीं। सोचो सोचो सोचो, डायरेक्ट पुट करने में क्या होगा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रहा है, तो नहीं हो सकता, तो सॉल्व करना है, सोचो कैसे सॉल्व करना है। हाँ भाई क्या बोल रहे हो? मैं सॉल्व तो हो गया, मेरा कर दिया, सॉल्व हो गया? थोड़ा सा हुआ, ये क्यूब वाला तो नहीं हटाया मेरा, एक्स कॉमन निकालो, उसके बाद ये लग गया, हाँ, ये बच गया, तो अब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, जबरदस्ती थोड़ी करना ही है। भाई देखो एक ही चीज कर सकते हैं कि आप x कॉमन निकालो डिनोमिनेटर में से, अगर वो करते हो तो कैसे आता है भाई, ऊपर तो x प्लस टू एक्स माइनस वाई है, नीचे कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा, which is going to be x minus 2 का होल स्क्वायर, तो अगर x कॉमन निकालते तो उसके बाद बच रहा है x minus 2 का होल स्क्वायर, यही बच रहा है इसके बाद, मतलब इसमें से एक कट जाएगा बेसिकली। आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? न्यूमरेटर की डिग्री कितनी 1, डिनोमिनेटर की 2 है, और जैसे डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो जाती है आपका डिवीजन बंद हो जाता है भाई, यही सिखाया मैंने हमेशा। कुछ नहीं कर सकते, लिमिट ही पुट कर सकते डायरेक्टली, और पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन से हो जाएगा, तो मतलब
द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x सिंपल, ये लिखना पड़ेगा आपको भाई। जैसे मैंने बोला, कोई कंपल्सन नहीं कि हर बार कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी भी आ सकता है, आपको पता करना पड़ता है कि कंटीन्यूअस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना सोचना पड़ता है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, x4 minus of 80 x4 minus of 81 upon 2x square minus 5x minus 3 limit x tending to 3 पता करना है लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, करती है तो उसकी वैल्यू क्या है, इवैल्यूएट द लिमिट। ये आंसर ज़ीरो है। नहीं यार, वैल्यू पुट करना था। नॉट डिफाइंड, तो सॉल्व करो। क्या मैं साम दाम दंड वही ये बोल पहले डायरेक्टली करके देख लिया, बट जरूरत नहीं है, हाँ, सब पॉसिबल एक दिन एक ही था। है। अरे कल भी दिया था।
8/7 ऐसे ही कुछ तो भी आना चाहिए वैसे तो यार, नहीं भी आ सकता तो डायरेक्टली ये समझ में आ गया x square plus 9 x square minus 9 केवल x square minus 9 को x plus 3 x minus 3 कर दिया और नीचे आ रहा है ये स्प्लिट हो रहा है बेसिकली तो ये आ रहा है x square plus 9 x plus 3 x minus 3 अपॉन कितना आ रहा है 2x plus 1 और x minus 3 ये करेगा डायरेक्टली पुट कर दो कि डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, अब तो पॉजिटिव नंबर आ गया तो जीरो होगा नहीं, डायरेक्टली पुट कर दो कितना आ रहा है 9 plus 9 is 18 18 into 6 is 108 and upon 7 सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा इतना और कुछ पॉइंट नहीं उसके अंदर हो गया। एक और पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए एक और वेरिएशन देखेंगे हम पॉलिनोमियल के स्पेसिफिक ना ट्रेगो की नहीं करना है और आपको होगा ही मतलब now suppose there is a certain limit x tending to a किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर where the function is in this form x to the power n minus a to the power n upon x minus a मतलब या तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा दिया हो या आप इसको बना पा रहे हो इस फॉर्म में, याद रखना है a वही होना चाहिए जो यहाँ पे लिमिटाइज होगा बेसिकली, दोनों का जो पावर होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई लिमिट बन रहा है तो इसका जो फाइनल आंसर है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो na n minus 1 which is nothing but the derivative x to the power n का nx n minus 1 ही होता है ना डेरिवेटिव पर फिजिक्स में भी यही पढ़ा था हमेशा यही होता है n माइनस ये डेरिवेटिव कर रहे हो एक तरीके से आप कुछ अलग नहीं लिमिट थ्योरी को यूज करके राइट। अब जैसे ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है लिमिट ऑफ x इनटू 2 और यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, अब डायरेक्टली पुट करने हो तो नॉट डिफाइंड गया फिर हम क्या करते हैं यूजुअली हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अपन x प्लस 2 x माइनस 2 करते हैं x माइनस 2 कट जाता है और फिर कर सकते हैं आंसर आता है 4, अभी किया भी था हम लोगों ने बट यार अच्छा क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ बिल्कुल बना सकता हूँ I can write it as x का square minus 2 का square upon x minus 2 which is in the form of x to the power n minus a to the power n upon x minus a क्योंकि a यही है बेसिकली। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर कितना आना चाहिए n n minus 1 आ जाना चाहिए n मतलब क्या जो पावर रेज हुई है तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए n a मतलब क्या जिस पे लिमिटाइज हो और n minus 1 which is 2 minus 1 कितना आंसर आएगा आंसर will still be the same but this will make it a bit easier rather than कई बार तो सॉल्व नहीं कर पाते हम लोग उसको, तो अगर हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो we can directly limitize that in that case। आया समझ में नहीं आया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं ये लिखना बट इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको शायद से डायरेक्टली अप्लाई कर पाऊँ फिर आप उसको कहाँ है भाई लिखा अच्छा कोई क्वेश्चन ओके लिखो जरूरी नहीं कि जो है अभी मेथड बन जाए उसी पे बेस्ड है, रैंडम भी हो सकता रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 1 बाहर होल अपॉन x लिमिट ऑफ x इनटू 7
आ रहा है समझ में? आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, आ रहा तो टेंशन नहीं। ऑफिस में सामने अच्छा हाँ, ये हुआ। समझ आ रहा है मेरे क्या हज़रे। अरे हो जाता है, भूल गया यार मैं। अरे हो गया, उम्र हो गई मेरी अभी, बहुत हो गया। Anyways, so वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायरेक्टली करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, नॉट डिफाइंड हो रहा, 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, राइट? सॉल्व करने में रैशनलाइज करने का एक तरीका सोच सकता हूँ मैं, क्योंकि रूट आ रहा है कहीं ना, बट रैशनलाइजेशन का होगा कि भाई ऊपर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नीचे तो एक्स भी है, वो तो कैंसिल हो नहीं रहा था यार, राइट? फिर भी अगर मैं करने जाऊँ रैशनलाइज तो कैसे होगा? भाई रैशनलाइज के रूट वाले क्यों करते हैं ना? सो इसके प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, प्लस 1 से किया तो ऊपर हमेशा क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही बनेगा, फिर तो रैशनलाइजेशन की लॉजिक है। तो ये हटेगा, ये 0 हो गया, ये घटेगा, अभी पुट कर सकते हैं, प्लस आ गया ना अब तो बीच में, तो अगर आप 1 0 पुट कर भी देते तो आंसर कितना आएगा? 1 plus 0 1 ही होता है, रूट 1 1 ही होता, तो 1 plus 1 that becomes the final answer. समझ में आया नहीं आया? कि नहीं आया? क्या नहीं आया? जरा पुट करना, पर थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे इसको। And this is actually very important. This is known as change of limits. Original limit क्या x into 0? मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन। वो वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करो जो परेशान कर रही है, रूट वाली चीज परेशान कर रही है, रूट मेरे को नहीं आ रहा, तो लेट मी अज्यूम 1 plus x is equal to y, सब अदर वेरिएबल, बट याद रखो आपका क्वेश्चन x वेरिएबल पे चल रहा है, अगर आप वेरिएबल चेंज करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी। अब ये तो ऑलरेडी उनको पता भी है पहले से, भाई सब्स्टिट्यूशन जब करते तो पूरी चीज ही पलट जाती फिर तो, क्योंकि आप फिर ओरिजिनल चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते ना यार, ओरिजिनल फंक्शन x का था तो लिमिट भी x की थी, अगर आपने उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज कर दिया, जैसे अगर अब मैं आपको बोलता हूँ y equal to x square ऐसा दिया हुआ, if I put x equal to 1 आंसर आता है 4, सॉरी x आंसर आता है 1, बट if I put x equal to 2 आंसर आता है 4, स्क्वायर पे चल रहा है, मतलब वैल्यू जब 2 है तो आंसर उसका 4 पे है, तो अगर x टेंडिंग टू 2 है देन y should tend to 4 at that particular point, लिमिट अलग हो जानी चाहिए। तो if I say 1 plus x is equal to y, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कैसे लिखेगा? लिमिट क्या होगी बाद में बताऊंगा आपको कैसे आएगी, रूट हो गया -1 अपॉन कितना है, भाई सब कुछ आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो x के लिए कितना आ जाएगा, ये जो x है वो कितना हो जाएगा y minus 2, सब्स्टिट्यूशन चेंजिंग एवरीथिंग टू y। अब लिमिट की बात आती है, बहुत सिंपल रूल है मैथ्स का, हमेशा मॉडिफाई करो, चेंज मत करो। तो अगर 1 plus x is equal to y है और अगर आपको फिर भी ओरिजिनल लिमिट को मेंटेन रखना है, ओरिजिनल लिमिट को, तो जब x 0 पे टेंड होगा तो y कहाँ पे टेंड होना चाहिए? 1 पे। अगर आप 0 पुट करो तो y should tend to 1। आया समझ में? ओरिजिनल लिमिट 0 पे थी ना, तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है अब ये बन गया बेसिकली, अब ये इजी है, ये थोड़ा ऐसा है कैसे, ये a हो गया इस वाले के हिसाब से, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको भी 1 to the power 1 by 2 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, होल अपॉन व्हाट, y minus 1 and with the same limit y tending to 1, तो ये इस फॉर्म में आ गया। सॉल्व कैसे होता है, n minus 1 मतलब कितना है, n a n minus 1 या अब 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 होता है, माइनस 1 by 2 1 अपॉन करते हैं, बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा ना फिर भी अल्टीमेटली, तो फाइनल आंसर फिर भी कितना बचेगा, उससे भी वही आ रहा है, तो डायरेक्टली करने से इससे भी वही आ रहा है। कई बार ये थोड़ा सा डायरेक्टली सोचना परेशान करता है बच्चों को,
तो चेंज ऑफ लिमिट्स एक्चुअली वर्क्स वेरी एक्सपेंसिवली व्हेन वी डू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि वहां तो रैशनलाइजेशन का कुछ काम नहीं होता और ट्रिगो फंक्शन में वैसे ही मजा आ जाता है तुम लोगों को करने के लिए, राइट? तो वहां पे चेंज ऑफ लिमिट्स एक्चुअली इज अ लाइफ सेवियर। बट वही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए यार, इसमें जो भी सब्स्टिट्यूट करोगे उसके अकॉर्डिंग पूरा वेरिएबल बनाना है, तो उसमें क्या करना है, जो भी ओरिजिनल लिमिट है पुट कर दो ताकि दूसरे वेरिएबल की लिमिट पता पड़ जाएगी आपको उससे। इन केस अगर यहाँ पे क्वेश्चन x into 1 का होता देन एट दैट पॉइंट y should tend to 2 इन दैट केस, तो फिर आप y tend to 2 पे क्वेश्चन चलाने का फिर वहां पे, और फिर देखने का कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है या आप डायरेक्टली कुछ कर पा रहे हो, वो सोचने का। आया समझ में नहीं आया? आया पक्का कर लो। तो ये जो है एक्सरसाइज है 13.1 को एक एक्सरसाइज लिमिट की एक्सरसाइज डेरिवेटिव कैसे दो ही एक्सरसाइज, तो 13.1 के 12वें क्वेश्चन तक आप लोग कर सकते हो क्योंकि अभी हमने पॉलिनोमियल नहीं कवर किया, ट्रिगो नहीं किया। ट्रिगो नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो फिर बाकी पूरी एक्सरसाइज कर पाओगे आराम से आप लोग, बट 12वें प्रश्न कर लोगे बहुत आराम से। सॉल्व एग्जांपल में कर लेना एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो समझना बस, वो नहीं करना आपको भी, वो आपको समझाऊंगा मैं, फिर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कितना कंप्लीट करो, लिमिट्स बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लिमिट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि सिर्फ पॉलिनोमियल से 9th का जो आपको डिफिकल्ट होता है बहुत ज़्यादा। जीवन में जब भी मैं किसी से पूछता हूँ सबसे डिफिकल्ट चैप्टर 9th में कहते हैं लोग पॉलिनोमियल्स होते हैं, पता नहीं क्यों आज तक पता है